चलो अब हम लोग बच्चे एनेस्थीसिया का टॉपिक जो रियल है, पेन रिलीफ एंड एनेस्थीसिया, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ तो इंपॉर्टेंट बातें पहले ही बता दी हैं कि जैसे दो तरह की बेसिकली हम लोग एनेस्थेटिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, एक होती है आपके पास आईवी एनेस्थेटिक्स और दूसरी होती है आपके पास इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। और इनके नाम आप लोगों को कम से कम जो होते हैं वो लाजमी आने चाहिए, कि जैसे प्रोपोफोल है, केटामीन है, और इसके अलावा इनहेलेशनल के अंदर सीवोफ्लोरेन है, एनफ्लोरेन है, डेसफ्लोरेन है, ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो एनेस्थीसिया का ट्रायड होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कौन सी तीन चीजें शामिल होती हैं। दैट इज बच्चे यूजुअली एनाल्जेसिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेन रिलीफ। ठीक है, यानी कि आप पेशेंट का जो पेन है उसको कम करें। नंबर 2 के ऊपर होता है रिलैक्सेशन। किस चीज की रिलैक्सेशन? मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, और नंबर 3 के ऊपर आता है बच्चे हिप्नोसिस। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। हिप्नोसिस के लिए अक्सर एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज एमनीजिया, यानी कि पेशेंट का मेमोरी लॉस जो होता है वो हो जाता है। और मेमोरी लॉस जो होता है बच्चे दैट इज यूजुअली ट्रांजिटरी, और वो जरूरी होता है उसके लिए उस वक्त, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि पेशेंट को ऑपरेट करें और जो भी हम लोग उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके पास उसकी सारी वो जो ट्रॉमेटिक उसके पास मेमोरीज हो वो बाद में स्टोर्ड हो। तो एनेस्थीसिया का जो बच्चे ये है ट्रायड है, ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनेस्थीसिया के ग्राउंड रूल्स कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, ये आपका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यूज के अंदर ये आता है। 5 ऑप्शन दी जाती हैं जिसमें से 4 रूल्स करेक्ट हैं, एक आपको कोई इनकरेक्ट दे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे रूल्स आपको रीड करके बता रहा हूँ क्योंकि बेले के अंदर ये गिवन है। ठीक है, वैसे तो सब कुछ बेले में गिवन है लेकिन ये समझने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ। नंबर 1, सेफ सर्जरी इज अचीव्ड बाय क्लोज टीम वर्क बिटवीन सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट। यानी कि पहला रूल ये है कि जो सर्जन है और जो एनेस्थेटिस्ट है इन दोनों के अंदर इक्वेशन हो, यानी कि दोनों आपस में मिलकर काम करें तो अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। नंबर 2, सेफ्टी चेकलिस्ट मेक श्योर दैट थिंग्स आर नॉट फॉरगॉटन। यानी कि एनेस्थीसिया में चेकलिस्ट के बगैर कोई काम नहीं होता, हमेशा हर चीज एनेस्थीसिया में रिटर्न होती है। नंबर 3, रिस्क असेसमेंट अलाउज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू बी चोजन। एनेस्थेटिस्ट का काम है रिस्क को स्ट्रेटिफाई करना। ठीक है, रिस्क यानी कि जो आपने रिस्क निकाला है, रिस्क फैक्टर उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटीज उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस, तो आपके पास जो आउटकम आएगा वो भी उसी हिसाब से आएगा। बुरी प्रेपरेशन होगी बुरा आउटकम आएगा, अच्छी प्रेपरेशन होगी अच्छा आउटकम आएगा। उसके बाद anesthetists are extending their care into pre and post operative phase। तो वही वाली बात, यानी कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि एनेस्थीसिया का एनेस्थेटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनेस्थीसिया इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बेहोशी, टू गिविंग पेशेंट बेहोशी, सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बड़ी एक्सटेंसिव चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आईवी एनेस्थेटिक्स की, तो मैं आप लोग को कुछ इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हाईलाइट करके बता देता हूं आईवी एनेस्थेटिक्स के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोपोफोल। ठीक है, प्रोपोफोल के अंदर बच्चे यूजुअली यही कहा जाता है कि इसकी वजह से बहुत अच्छी इंडक्शन होती है। ठीक है, ये इंडक्शन के लिए एजेंट ऑफ चॉइस एनेस्थीसिया की इंडक्शन के लिए। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि ये हीमोडायनामिक को इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, नंबर 2 पे बच्चे दैट द ड्रग दैट वी यूज इज थायोपेंटोन। ठीक है, जिसको हम लोग जो बेसिकली एक बारबिचुरेट है। थायोपेंटोन जो है बच्चे, इसके जरिए एनेस्थीसिया की जो इंडक्शन है वो तो बहुत जल्दी हो जाती है, वेरी क्विक इंडक्शन होती है एनेस्थीसिया की। मसला इसका क्या है बच्चे? मसला इसका एक्चुअली ये है कि ये मायोकार्डियल डिप्रेसेंट है, यानी कि हार्ट की कंट्रक्टिलिटी को कम करवाती है। ठीक है, तो ये इसका अच्छा इफेक्ट नहीं है। तीसरे नंबर पे जो आपको आनी चाहिए दैट इज एटॉमी डेट। एटॉमी डेट, ठीक है, और एटॉमी डेट जो है बच्चे इसका में एक तो बहुत अच्छी चीज है कि ये हीमोडायनामिकली इफेक्ट नहीं करती इतना ज्यादा, इसकी हीमोडायनामिक प्रोफाइल जो है बच्चे दैट इज ट्रू, दैट इज गुड। लेकिन इसका नुकसान छोटा सा एक ये है कि ये नंबर 1 तो ये कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होती है उसको डिप्रेस करवाती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिप्रेस करवाती है, इसलिए मैं डाउन का एरो लगा रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए
कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जब डिप्रेस होगी तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टीरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो उसका तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि सर्जरी में हमें स्ट्रेस को कम्बैट करने के लिए स्टीरॉइड हार्मोन चाहिए, तो स्टीरॉइड हार्मोन जब नहीं प्रोड्यूस होगा तो स्ट्रेस एग्रेवेट होगा। अच्छा, दूसरा बच्चे जो इसका कंसर्न है छोटा सा, वो ये है कि इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है DOA वो कम है, ठीक है। छोटे प्रोसीजर्स के लिए यूजफुल है, बड़े प्रोसीजर्स के लिए यूजफुल नहीं है। उसके बाद बच्चे आखिरी जो आपकी ड्रग मैं यहाँ पे इंट्रावीनस आपको कराने लगा हूँ, दैट इज केटामीन, ठीक है, केटामीन। और ये बड़ी एक स्पेशल क्लास की ड्रग है। और दूसरी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आइडियल है, बहुत ज्यादा आइडियल है। आइडियल किस हिसाब से है, अब मैं आपको दो तीन इसकी बातें बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि हम लोग केटामीन है तो आइडियल चॉइस, लेकिन हम इसको प्रोपोफोल से ऊपर तरजीह नहीं देते। अब मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले ये आइडियल इस वजह से है कि ये बीपी की प्रिजर्वेशन करवाती है और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को प्रिजर्व रखती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस प्रिजर्व होने का ये फायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सिक्रीशन होती हैं पेशेंट के थ्रोट में, तो वो उनको बहुत जल्दी से इनहेल मतलब नहीं करेगा, आपने उसकी एक्सपिरेशन कम होगी, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखें कि केटामीन का नुकसान क्या है बच्चे। केटामीन का मैंने खुद एनेस्थीसिया में हाउस जॉब करके यही देखा कि केटामीन यहाँ पे लगाया, वहां पे पेशेंट का डिलीरियम स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट हेलुसिनेट करने लग जाता है और काफी देर तक हेलुसिनेट ही करता रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि प्रोपोफोल को फिर हम लोग यूज करते हैं एज एन एजेंट ऑफ चॉइस अपनी कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि इसका जो नुकसान होता है वो जरा ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू प्रोपोफोल इसके फायदे की निस्बत, ठीक है। उसके बाद बच्चे अब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया जो देते हैं डिफरेंट वेज में, इसके अंदर हम लोग ये जो मैंने आपको ट्रायड लिखवाया था एनेस्थीसिया का, ये बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया का ट्रायड था। इसके अंदर फिलहाल हम लोग कुछ और जो तरीके हैं उनको हम लोग मतलब जो और मेथड्स हैं जीए देने के, उनको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है RSI। व्हाट इज RSI? रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, ठीक है। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन बच्चे बेसिकली ये होती है कि हमने पेशेंट को की जो पेशेंट से रिलेटेड जो डोजेज होती हैं उनको पहले से ही कैलकुलेट करके रखा होता है, ठीक है। मैं ये बता दूं कि रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जनरल एनेस्थीसिया देने का वो तरीका है जो कि इमरजेंसी के अंदर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। दूसरा इसका सेलिएंट फीचर ये होता है कि इसके अंदर प्री डिटरमेंट डोजेस दी जाती हैं, ठीक है, पहले से ही जो हमने कैलकुलेट की होती हैं कि कोई भी पेशेंट आएगा तो हम उसको इतना ये लगाएंगे, इतना ये लगाएंगे, इतना ये लगाएंगे, चाहे उसका जो भी मैथ है, जो भी उसका वेट है, ठीक है। अगर फिर हमें लगता है कि एनेस्थीसिया हमारा इतना इफेक्टिव नहीं होगा उस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, तो फिर हम अपनी डोज बढ़ा भी सकते हैं और अपनी डोज घटा भी सकते हैं। ये रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन होती है। नंबर 2 के ऊपर जो चीज हमें डिस्कस करनी चाहिए दैट इज टीवा, टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन होता जा रहा है। तो आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के अंदर दो ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी सिनर्जिस्टिकली आपस में दे के यूज की जाती हैं। तो एक तो होती है बच्चे प्रोपोफोल, इसके अंदर दी जाती है, साथ उसके कंबाइन किया जाता है रेमीफेंटेनिल को। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रेमीफेंटेनिल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड है, ठीक है। और इनकी वजह से इन दोनों को इकट्ठा देने की वजह से बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट आता है, हीमोडायनामिक प्रोफाइल बड़ी सेफ रहती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपका कॉमन एमसीक्यू है कि टीवा कौन सी सर्जरीज में बहुत कॉमनली यूज होता है हॉस्पिटल सेटिंग में। तो तीन चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। एक होता है न्यूरो सर्जरी के केस के अंदर यूज होता है बड़े अच्छे तरीके से। नंबर 2 कार्डियोपल्मोनरी जो बाईपास होता है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास ट्रीटमेंट उसके अंदर यूज होता है। और नंबर 3 जो डे केयर ट्रीटमेंट होता है, डे केस होता है, ठीक है, डे केस। ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि व्हाट इज डे केस, ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे जो डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं एनेस्थीसिया देने के लिए, वो बेसिकली ऑस्पी की चीजें हैं। सारी की सारी मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने ऑस्पी के सेशन रोजाना आप लोगों को दो दो करवाने हैं। तो एयरवे को मैनेज करने के लिए आप लोग दो तीन तरह की चीजें यूज करते हैं। एक तो आप लोग यूज करते हैं लेरिंगोस्कोप, ठीक है। लेरिंगोस्कोप के जरिए तो आप किसी भी ट्यूब को डालते हैं ना, तो आप क्या क्या डाल सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं उसके जरिए, और इसके अलावा लेरेंजियल मास्क एयरवे डाल सकते हैं। लेरेंजियल मास्क एयरवे जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा उनको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर
ये बताऊंगा आगे ऑस्पी के स्टेशन में। नंबर 3 बच्चे, हम लोग डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं एयरवे मेंटेन करने के लिए, वो हम लोग ये दो तो देते हैं, लेरेंजियल मास्क एयरवे दे सकते हैं, एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ मैनूवर्स करते हैं। मैनूवर्स के अंदर बच्चे जो टॉप नॉच मैनूवर्स बहुत कॉमनली किए जाते हैं, इसके अंदर दो आते हैं। एक आता है चिन लिफ्ट, ठीक है, और दूसरा आता है जॉ थ्रस्ट। और ये इन दोनों का इमेज जो है बच्चे, ये भी मैं आप लोगों को लाजमी एक दफा दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये सारे आपके ऑस्पी की चीजें हैं, इसलिए मैं अभी इनको डिटेल में टच नहीं कर रहा। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, कल मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी, दैट वाज ओरल एयरवे, ठीक है। तो आप लोगों से अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ओरल एयरवे का दूसरा नाम क्या होता है। बच्चे ओरल एयरवे का दूसरा नाम होता है गीडल एयरवे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, गीडल या जीडल जो भी पढ़ना है इसको पढ़ो, इसको गीडल एयरवे भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो बच्चे आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि कॉमनली यूज होने वाले मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इनके फायदे और नुकसानात सॉरी, फायदे और नुकसानात कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे चार डिस्कस करूंगा क्योंकि आपकी बेले ने भी चार ही डिस्कस किए हैं। सक्सा यानी कि सक्सिनैल्कोलिन, ठीक है, वैक्यूरोनियम, ठीक है, और उसके अलावा एट्राक्यूरियम, और आखिरी पे है रॉक्यूरोनियम। ये चार आपकी बच्चे ड्रग्स आए हैं जिनका हम लोग इनकी सेफ्टी प्रोफाइल और इनके जितने भी यूजेस वगैरह हैं वो अभी इकट्ठे स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो सक्सामिथोनियम है ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। नंबर 2, इसका जो ऑनसेट है वो इन सब ड्रग्स के अंदर क्विकेस्ट है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये मैं आपको मसल रिलैक्सेशन की ड्रग्स बता रहा हूँ बच्चे, एनेस्थीसिया की ड्रग्स नहीं बता रहा। मतलब जो एनेस्थीसिया देने के लिए रियल होती है वो हमने पहले कर ली है इंट्रावीनस के लिए, ये मसल रिलैक्सेशन के लिए है। अच्छा, आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि एनेस्थीसिया के दौरान हमें मसल रिलैक्सेशन क्यों करवानी होती है। बच्चे, अगर मसल टेंस होगा तो हमारी सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, हम लोग इंसिजन प्रॉपरली नहीं दे सकेंगे, हम लोग ऑर्गन्स को डायसेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है, ये मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग, मैंने आपको बताया जनरल एनेस्थीसिया जो देते हैं दैट इज नोन एज RSI, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। तो रैपिड सीक्वेंस ऑफ इंडक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस सक्सामिथोनियम है। नंबर 2, अच्छा, उसके बाद पहले एडवर्स इफेक्ट्स भी साथ ही, एडवर्स इफेक्ट तो बच्चे हम डिस्कस कर चुके हैं, मसल पेन, हाइपरकैलीमिया और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोलॉन्ग्ड एपनिया होता है वो भी इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज वैक्यूरोनियम, और वैक्यूरोनियम जो है दैट इज द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ठीक है। और इसके बहुत लीस्ट, मैं यहाँ पे 3 एरोस डाल रहा हूँ, लीस्ट कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हैं, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ये इसकी बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोफाइल बन रही है। नंबर 2, इसका एक मसला है छोटा सा। क्या मसला है? एक तो ये कि इसकी जो क्लियरेंस होती है वो लिवर के थ्रू और किडनी के थ्रू होती है, इसका मेटाबॉलिज्म। तो अगर किसी बंदे को लिवर डिजीज है या किडनी की डिजीज, उसके अंदर आप लोग ये नहीं दे सकते। नंबर 3 के ऊपर बच्चे आपकी आती है एट्राक्यूरियम, जो कि एक इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है, और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं इंटरनेशनली बात नहीं कर रहा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्रग ऑफ चॉइस है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के जरिए के लिए, ठीक है। और बच्चे जो इसके अंदर आपने याद रखना है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बात है दैट इज कि ये रीनल और लिवर फेलियर के अंदर सेफ है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये रीनल और लिवर फेलियर के अंदर सेफ है। देखिए बच्चे, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, है तो आपकी फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे बता देता हूं। हमें एक दफा क्वेश्चन वाइवा आया था, सॉरी एमसीक्यू आया था थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी में, कि हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होती है। हॉफमैन डिग्रेडेशन, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अपनी फॉर्म्स को चेंज करके एंजाइम को यूज किए बगैर खुद ही डिग्रेड हो जाती हैं। एट्राक्यूरियम वो ड्रग है जो कि हॉफमैन डिग्रेडेशन के थ्रू एक्सक्रीट होती है बॉडी से, डाइजेस्ट होती है, मेटाबोलाइज होती है, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी आपसे आपसे देखें वाइवा में पूछा जाएगा भाई हम लोग एट्राक्यूरियम क्यों यूज करते हैं, इतनी सारी और भी तो है वो क्यों नहीं यूज करते, आप कहेंगे रीजन नंबर 1, एट्राक्यूरियम रीनल और लिवर फेलियर के अंदर सेफ है, इसको हम सेफली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का होगा क्यों, क्यों दे सकते हैं इसको, आपने उसको बताना सर एट्राक्यूरियम इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू
हॉफमैन डिग्रेडेशन विच इज अ नॉन एंजाइमेटिक फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, यानी कि ये हॉफमैन डिग्रेडेशन अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम आएगा वाइवा में। हॉफमैन डिग्रेडेशन देख लो एक दफा, इस पे भी वाइवा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इतनी सेफ है तो फिर हम हर जगह इसको यूज करेंगे? नहीं, हर जगह तो इसको यूज करेंगे, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी है, वो भी आप लोगों ने बिग कैट जंग के अंदर थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी में पढ़ा है। अब आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, बल्कि ये आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे इस लेक्चर के एंड पे बताना है। मैं रीजन मेरे माइंड में वो किसी ने बताया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ इसने सही इंसानों वाली फार्माकोलॉजी पढ़ी है। मैं अभी आखिर में पूछता हूँ। उसके बाद है रॉक्यूरोनियम। रॉक्यूरोनियम जो है बच्चे, इसका भी रैपिड ऑनसेट है। ठीक है, और ये भी रैपिड इंक्यूबेशन के लिए यूज की जा सकती है। और बस ठीक है, ये कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाइल के जरिए और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होती है। ठीक है, कभी अल्ट्राक्यूरियम नहीं अवेलेबल और आप सक्सा और वैक्यूरोनियम नहीं दे सकते तो फिर आप रॉक्यूरोनियम दे देंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी मसल रिलैक्सेशन से रिलेटेड। उसके बाद एक सेकंड बच्चे, लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनेस्थीसिया के दौरान मॉनिटरिंग किस किस्म की जाती है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में वैसे तो बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी होती हैं वो उसमें के अंदर यूरिन आउटपुट आ जाता है। ठीक है, पॉलिस कैथीटर के जरिए हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कोई एब्डोमिनल सर्जरी है तो हम लोगों ने पेशेंट को एनजी पास की होती है, तो एनजी का एक्सपायरेट देख लेते हैं वो कितना आ गया है। ठीक है, अब उसके अलावा जो दो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो आप लोग देख लें, वो लाजमी आप लोगों ने मेंशन करने हैं। ठीक है, वास्कुलर और साथ ही साथ वेंटिलेशन की एडिक्वेसी के पैरामीटर। वास्कुलर के अंदर बच्चे आप लोगों ने ईसीजी पे कॉन्टिन्यूसली नजर रखनी है, बीपी देखना है। ठीक है, पल्स रेट जो है वो लाजमी देखना है। अच्छा, उसके बाद वेंटिलेशन की बात की जाए बच्चे तो O2 के ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज कौन सी, एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। और वो हम लोग क्यों देखते हैं, ये देखने के लिए मैंने पहले भी बताया कि एंडोट्रेकियल जो ट्यूब है वो अपनी सही जगह पे है या नहीं, इसके लिए आप लोगों को लाजमी ये देखनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है दैट इज लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर बच्चे सबसे पहले आप लोग ये देखें कि एजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं एक दफा, और उनकी प्रॉपर्टीज। एक है बच्चे लिग्नोकेन। ठीक है, दूसरा है ब्यूपीवाकेन, तीसरा है प्रिलोकेन। ठीक है, चौथा है रोपीवाकेन और पांचवा है लीवोब्यूपीवाकेन। ठीक है, अब हम लोग इनके एक एक फीचर जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी लिग्नोकेन है इसका ऑनसेट बहुत अर्ली है, बड़ा अच्छा सेंसरी ब्लॉक ये देती है, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। किस जगह पे बच्चे, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 2 ब्यूपीवाकेन। ब्यूपीवाकेन जो बच्चे एलए है, एलए का मतलब लॉन्ग एक्टिंग है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि यह कार्डियोटॉक्सिक है। तो कार्डियोटॉक्सिसिटी अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपको एमसीक्यू आता है, इसको कभी भी आईवी यूज नहीं करना। मैं इस पे कांटा डाल रहा हूं, ये बात याद रखना, क्योंकि आईवी के जरिए दिल को पहुंच जाएगी। उसके बाद प्रिलोकेन। प्रिलोकेन का सबसे इंपॉर्टेंट दो जो एमसीक्यूज हैं वो आपको हमेशा आने चाहिए, दो ही पॉइंट है, दो ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये लीस्ट सिस्टेमिकली टॉक्सिक आपकी लोकल एनेस्थेटिक है, लीस्ट सिस्टेमिकली टॉक्सिक। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज करवाती है। व्हाट इज मेथ हीमोग्लोबिनीमिया, यानी कि जो आयरन की फेरस स्टेट होती है ये फेरिक स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है रोपीवाकेन। बच्चे रोपीवाकेन जो है इसकी ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, ये एक तो बात ये है कि ये है लेस कार्डियोटॉक्सिक। ठीक है, ब्यूपीवाकेन की निस्बत लेस है, लेकिन इसका मसला ये है कि सेंसरी और मोटर सेपरेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। व्हाट इज सेंसरी मोटर सेपरेशन, यानी कि सेंसरी सेपरेशन, सेंसरी ब्लॉक ज्यादा करवा देती है कंपेयर टू मोटर। हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें ऐसी चाहिए जो दोनों करवाए। उसके बाद है बच्चे लीवोब्यूपीवाकेन। लीवोब्यूपीवाकेन की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल ब्यूपीवाकेन वाली हैं, सिर्फ फर्क ये है कि ये कार्डियोटॉक्सिसिटीज के अंदर कम है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अब आप लोगों को टेक्निक्स बता दूं कि लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले टॉपिकल लोकल एनेस्थीसिया हम लोग किस किस चीज के जरिए देते हैं, ये तीन चीजों के नाम आपको लाजमी आने चाहिए। एक होता है ईमला। ठीक है, एमला इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। बड़े अच्छे तरीके से बच्चे आप लोगों को ये आपकी बुक में दिया हुआ है,
वहां से बेशक देख लीजिएगा। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो इमला होता है ये बहुत कॉमनली वेनी पंक्चर के लिए यूज करते हैं हम लोग चिल्ड्रन में, ठीक है। जो बच्चों की स्किन नाजुक होती है और वो डर भी बहुत जल्दी जाते हैं, तो उसकी वेन पे हम लोग पहले इमला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उनका ब्लड का एक्सपायरेट ले लेते हैं। उनको पेन नहीं होता ऑपरेशन के सैंपल लेने के बाद भी। तो चिल्ड्रन में हम लोग ये यूज करते हैं। और नंबर 3, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि ये बनता किससे है। तो लिग्नोकेन और प्रिलोकेन के मिक्सचर से ये बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास आता है कोकेन। कोकेन के लिए बच्चे जो C1 आता है इसके अंदर, जिस जिस सोल्यूशन की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है बच्चे, दैट इज नोन एज मोफैट सोल्यूशन। प्लीज इसका नाम याद रखिएगा, वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज मोफैट सोल्यूशन। मोफैट सोल्यूशन कोकेन का लोकल एनेस्थीसिया का सोल्यूशन होता है, और कोकेन बच्चे यूजुअली नेजल सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिग्नोकेन आ जाता है। लिग्नोकेन तो वैसे ही हर जगह पे यूज किया जाता है, इसके मैं तुम लोगों को क्या यूजेस लिखवाऊंगी, हर जगह कोई लोकल लेसरेशन आ गई है स्कैल्प की, कोई हाथ की लेसरेशन आ गई है, स्टिच करना है, लिग्नोकेन लगा दो। इवन के लिग्नोकेन की जो जेल फॉर्म होती है वो यूज कर सकते हैं पोलिस सो सॉरी यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप देखें कि डिफरेंट किस्म के नर्व ब्लॉक्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल हैं लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए। मेरे ख्याल से डोगर के अंदर नर्व ब्लॉक्स इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखे हुए, तो आप लोग इसको खास तौर पे ये देखें। जैसे जो कॉमनली नर्व ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, दैट इज इंटरस्केलीन नर्व ब्लॉक। अब इंटरस्केलीन नर्व ब्लॉक क्या होता है? नेक रीजन में आपके मसल्स होते हैं स्केलीन मसल्स, जो कि रिब्स पे आकर अटैच होते हैं। शोल्डर की सर्जरी के लिए हम लोग इंटरस्केलीन ब्लॉक देते हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी सेफ्टी प्रोफाइल है, ठीक है। शोल्डर सर्जरी, मैं यहाँ पे सिर्फ शोल्डर लिखता हूँ, समझ जाना खुद ही। नंबर 2 के ऊपर बच्चे एक्सिलरी जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसका हम लोग ब्लॉक दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सिलरी का लफ्ज यहाँ पे लगाने का पर्पज ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सस तो पूरा आपका रन का आ रहा है ना एक्सिला में, तो उसके अंदर आप ये ब्लॉक दे सकते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब की किसी भी सर्जरी के लिए। नंबर 3 पे फेमोरल और शाटिक नर्व का ब्लॉक भी दे सकते हैं, बस उसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, अब आप लोग उसको खुद समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और ब्लॉक यहाँ पे आता है, चलिए उसकी डिटेल अगर आप लोग नहीं भी करते दैट्स गोइंग टू वर्क, हाँ, लेकिन ये वाला ब्लॉक की छुट्टी नहीं है, इसके ऊपर तो पूरा पूरा नोट आ जाता है। इस ब्लॉक का नाम लिखो, बायर्स ब्लॉक। व्हाट इज बायर्स ब्लॉक? बायर्स ब्लॉक बच्चे इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं इंट्रावीनस रीनल एनेस्थीसिया, ठीक है। बायर्स ब्लॉक इसको हम कहते हैं। इसका बहुत जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है, खास तौर पे अपर लिम्ब की सर्जरीज के लिए। और बच्चे यूजुअली इसके लिए जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है वो उसके लिए आप ये करते हैं कि जब भी आप लोगों ने कोई इंट्रावीनस एजेंट देना होता है ना, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बंदे का हाथ है, ये अपर लिम्ब है, ठीक है। तो आप इंट्रावीनस जो भी एनेस्थेटिक देते हैं उसकी वेन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे आप उसको टॉर्निकेट बांध देंगे। टॉर्निकेट बांधने का फायदा क्या होता है कि जो टॉर्निकेट होता है उसको आप लोग इन्फ्लेट करते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं, वो सूज जाता है। जब वो सूज जाता है तो वो आपकी जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और जो वेसल्स होती हैं उनको कंप्रेस करता है। तो जितना भी आपका लोकल एनेस्थेटिक का एजेंट होता है वो यहाँ पे फर्दर सिस्टेमिकली फैल नहीं सकता, बल्कि वो अपर लिम्ब के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, इधर ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये इसका बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब इसको हम लोग इंटरमिटेंटली इन्फ्लेट करते हैं फिर डिफ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं डिफ्लेट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने आप लोगों को वो पढ़ाई थी, सेंसटेकन ब्लैकमोर ट्यूब पढ़ाई थी अपर जीआईटी की ब्लीडिंग के अंदर, कि उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं। बिल्कुल ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये इसका तो खैर बड़ा ही जबरदस्त किस्म का यूज है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग बहुत कॉमनली देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया की जो बच्चे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डोगर के अंदर एन्यूमरेटेड फॉर्म में ठीक तरीके से दी हुई हैं, बेशक आप लोग उसको कर लें, उसका इश्यू नहीं है, ठीक है। वो आप लोग बेशक डोगर से कर लें क्योंकि बेले ने उसको अलग से हाईलाइट नहीं किया हुआ। एक सेकंड बच्चे, ओके लेट्स कंटिन्यू। बच्चे पेन मैनेजमेंट को अगर आगे लेके चलूं फर्दर, तो एक चीज मैं बताऊंगा कि जो आपका स्टेप पेन मैनेजमेंट का जो लैडर बना हुआ है डोगर के अंदर, वो आप बेशक कर लें, ठीक है, उसके अंदर कोई मतलब खराबी नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि उस लैडर के अंदर जितनी भी छोट, मेरे पास अभी डोगर असल में अवेलेबल नहीं है, बेले में भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो जो आपको वो जो स्टेप लैडर है उसकी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं
कि उसके अंदर जितनी भी ड्रग्स के नाम लिखे हैं और जो स्टेप्स के नाम है, स्टेप 1 2 3, वो आप लोगों को लाजमी पूरे के पूरे याद करने हैं बच्चे। वो पूरा का पूरी डायग्राम आ जाती है, वो कोई ऑर्डिनरी डायग्राम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज मैं यहाँ पे करवाने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, WHO के लैडर के हिसाब से ही वो बताने लगा हूँ कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये जो 3 मेन स्टेप्स हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं, वो कम से कम आपको आनी चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सिंपल एनाल्जेसिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की जो ओपियोइड्स होती हैं उनको प्रेफर करते हैं, और जो थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स को प्रेफर करते हैं। ये WHO के लेटर की बात बता रहा हूँ, बेले से कोट करता हुआ। सिंपल एनाल्जेसिया के अंदर बच्चे आप लोग एस्पिरिन दे सकते हैं, ठीक है, पैरासिटामोल दे सकते हैं, इसके अलावा बच्चे एनसेड दे सकते हैं जितनी भी हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप की अगर बात की जाए, इंटरमीडिएट स्टेप की, तो कोडीन दी जा सकती है, साथ ही साथ जो ट्रामाडोल होता है बच्चे वो दिया जा सकता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो मॉर्फिन जो होती है वो दी जा सकती है। यह आपका पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे आप लोग ये देखेंगे, पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, बेले के अंदर भी और डोगर के अंदर भी। वो अब आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, उसके अंदर आप लोग पेन के ऑप्शन के लिए, क्योंकि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन ना आता है, मैक्सिमम मैक्सिमम, वैसे बहुत रेयर चीज है, अगर पूछा जाए तो वाइवा में पूछा जा सकता है, वरना कभी भी आपको ये वाला सवाल नहीं आता है ऐसे कि भाई पेन को कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऑप्शन बताओ। तो जितना दिल करता है 4-5 सवाल जितने भी दिल करता है वो याद कर लो। अब मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आना।